हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम लोग उसी डिफरेंस को जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे से इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग उसको समझने के लिए एक एनर्जी बैंड डायग्राम को यूज करेंगे। बेसिकली हमसे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक एनर्जी बैंड डायग्राम आता है। लेकिन हम लोग कभी इसको समझने की कोशिश नहीं किए कि एनर्जी बैंड डायग्राम एक्चुअली होता क्या है और ये एनर्जी लेवल से अलग कैसे है। सो आज हम लोग उसी के फॉर्मेशन को देखेंगे कि एक एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर्म कैसे होता है और ये एनर्जी लेवल से अलग कैसे है। सो इससे हमको सॉलिड मटेरियल, दैट मीन्स इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच का डिफरेंस बताने में बड़ा इजी होगा। आज हम लोग इस चीज को समझते हैं। मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है द एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तो ये जो वर्ड है सॉलिड, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि हमारे पास जो बेसिक मटेरियल होता है जिससे हमारा सॉलिड तैयार होता है वो होता है एटम। अगर हम लोग को एटम्स को यूज करके सॉलिड तैयार करना है तो ये थ्योरी बिल्कुल वैसी ही है कि हमको एक वॉल खड़ा करना है और उस वॉल को बनाने के लिए हम लोग को बेसिकली ब्रिक्स, जिसको हम लोग ईंट बोलते हैं, उसको यूज करना है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमको एक सॉलिड मटेरियल तैयार करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एटम्स को यूज करना पड़ेगा। और ये एटम्स जो होते हैं वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप समझ चुके हैं कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास काफी सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और उस एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेंटर पे जो है वो न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी जान गए कि एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो हम लोग उसी सॉलिड के फॉर्मेशन को कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है, एक अलग से एटम है, तो उसमें काफी सारे एनर्जी लेवल्स होंगे और हर एक एनर्जी लेवल का जो एनर्जी है वो डेफिनिट होता है। मतलब हमारे पास मान लीजिए ये एक एटम है और ये उसके इनर शेल है जो आपको अलग से मैंने बना के दिखाया है, और ये जो इनर शेल है ये न्यूक्लियस है और ये जो है इसका आउटर मोस्ट शेल है। उसके अलावा काफी सारे शेल्स है, मैं उसको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि हमको सिर्फ काम जो है वो आउटर शेल से ही होता है। हमारा जो यूज है वो सबसे आउटर मोस्ट शेल बोलना चाहिए, उससे होता है, क्योंकि उसी में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और उसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से या फिर एक्सचेंज से हमारा बॉन्ड तैयार होता है किसी दूसरे मटेरियल से। तो बेसिकली आप ये समझिए कि हमारे पास एक एटम है और उस एटम का ये जो है ये आउटर मोस्ट शेल है और ये जो है ये न्यूक्लियस है और इनर शेल्स को मैंने शो नहीं किया है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में ये बता दिया था कि ये जो शेल होता है जिसको हम लोग एनर्जी लेवल बोलते हैं, इसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है। मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिसाइड कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स्ड है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होने की वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही रोटेट करता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ले लिया जाए या फिर इसको और एनर्जी दे दिया जाए तो दोनों कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन अपने इस पर्टिकुलर ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर उस एनर्जी को ले लिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इनर शेल के पास चला जाएगा, मतलब उसके नीचे जो शेल होगा, क्योंकि उसके अंदर जो शेल है उसकी एनर्जी आउटर शेल से कम है। सो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी एनर्जी जो है वो लेस हो जाएगी। इसका मतलब साफ ये है कि हमारे पास जितने भी ऑर्बिट हैं सारे ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है और उस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है या फिर उस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन रिसाइड है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स्ड है। तो आउटर मोस्ट शेल हो गया, इनर शेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब आपके पास मान लीजिए इस एटम में यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को आप अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी नेक्स्ट ऑर्बिट पे ही जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन किसी इसके बीच में कोई ऐसी ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी फिक्स्ड नहीं है, जो कि हमारे उस इक्वेशन से नहीं आया -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रॉन के बाद उस एनर्जी लेवल पे ये नहीं आएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होता है, अगर इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड की जाती है एक्सटर्नली, तो ये इसके नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा और उस नेक्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो भी फिक्स्ड होती है।
इसके बीच में काफी सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन उस एनर्जी लेवल को हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम MVR की भी एनर्जी को भी लास्ट लेक्चर में फिक्स्ड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास काफी सारे ऑर्बिटल्स होते हैं एक एटम में, और उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है फिक्स्ड होती है। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी इंटरमीडिएट ऑर्बिट्स में नहीं जा सकता, जो कि अलाउ नहीं होता, वो अलाउेबल एनर्जी लेवल या अलाउेबल शेल्स पे ही जाता है। तो हम यहां पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है, ये एक आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम मींस इसके आसपास कोई और एटम अभी फिलहाल नहीं है। अगर मैं इसके पास एक और एटम ड्रॉ कर दूं कुछ सेम उसी तरीके से जैसे ये है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास दो एटम है और दोनों आइसोलेटेड है। क्यों आइसोलेटेड है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन मींस अगर ये दोनों अपनी एनर्जी को शेयर करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके का डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है उसको देख के ये लग रहा है कि ये दोनों एटम जो है वो आइसोलेटेड है और इन दोनों एटम के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या फिर इंटर एटॉमिक स्पेस। तो वी आर कंसिडरिंग दिस वन, दिस इज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। हम देख सक रहे हैं कि हमारे पास यहां पे दो एटम है, एक एटम का नाम मैं ए रख देता हूं और दूसरे एटम का नाम मैंने बी रख दिया, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है एटॉमिक डिस्टेंस उसको हम लोग इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के नाम से जान रहे हैं। और ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में ना तो एनर्जी लेवल का कोई इंटरेक्शन है, ना तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की कोई शेयरिंग हो रही है। दैट मीन्स इन दोनों का बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा है। तो आप याद कीजिए, अगर हमको एक वॉल खड़ा करना है, एक दीवार खड़ा करना है बाय यूजिंग ब्रिक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, उन ब्रिक्स को एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट करके रखते हैं, तभी जाके वो वॉल तैयार हो पाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उस सॉलिड स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए हम इन दोनों के एटम के ए और बी के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा। जब हम लोग दो एटम के बीच के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो दोनों एटम के बीच में इंटरेक्शन होता है और उन दोनों एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो देखिए सेम डायग्राम को अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं, अगर मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं यहां पे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मैंने 3 शेल्स बना दिए और यहां पे सेम उसी डायग्राम को अब आप देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली ये भी वही ए है और ये वही बी है, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों एटम्स के बीच में अब ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल का ये एनर्जी जो है ये ओवरलैप्ड है। मतलब आउटर मोस्ट शेल दोनों का जो है वो ओवरलैप्ड है। मान लीजिए इस आउटर मोस्ट शेल में यहां कोई इलेक्ट्रॉन है और यहां पे ये दूसरे का कोई इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन बी एटम का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ए एटम का है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जब ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पे एग्जिस्ट करता है तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इस वाले आउटर मोस्ट शेल का है या इस वाले आउटर मोस्ट शेल का है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे लोकेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों एटम के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। जिस इंटरेक्शन को हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे वो इंटरेक्शन आप इस दोनों एटम के बीच में यहां देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, मैंने उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। अगर एक एटम और दूसरे एटम के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया जाए और इस तरीके से आप काफी सारे एटम्स ले लें और सारे एटम्स के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को आप रिड्यूस कर दें, ठीक उसी तरह जैसे ब्रिक्स को एक दूसरे से सीमेंटिंग किया जाता है, ठीक उसी तरह अगर आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सॉलिड मटेरियल मिल जाएगा।
तो मैं आपको इसी सॉलिड का एग्जांपल बता रहा था कि एक सॉलिड मटेरियल या फिर एक क्रिस्टल कैसे तैयार होता है। एक क्रिस्टल तैयार करने के लिए आपको एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो एक गैसियस एटम, गैसियस मटेरियल कैसे तैयार होता है? गैसियस मटेरियल मींस उसकी में एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन एक सॉलिड मटेरियल में एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो कम होता है, इसी वजह से वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इस प्रकार से आप काफी सारे एटम्स को अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मान लीजिए एक कुछ इस तरीके का एक सॉलिड स्ट्रक्चर, जिसको मैं 3 डायमेंशनल में आपको कुछ इस तरीके से दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे काफी सारे एटम्स हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे काफी सारे एटम्स हैं और उन सारे एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो बहुत लेस है। तो इस तरीके से आप इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एटम के बीच का रिड्यूस करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो एक कुछ इस तरीके का एटम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो ये जो एटम्स के बीच का इंटरेक्शन आप देख रहे हैं, तो इसको हम लोग किसी एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को तैयार करने के लिए यूज करें तो मैं आपको बता दूं, आपके पास जो 4th ग्रुप का एलिमेंट है जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। इन तीनों एलिमेंट्स में हम लोग कार्बन तो जनरली 2 एलोट्रोप्स बनाता है। कार्बन के बारे में हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे बाद में, और उसमें डायमंड और ग्रेफाइट आता है, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो हम लोग कंडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता। और डायमंड जो है वो हम लोग इंसुलेटर की तरह यूज करते हैं। तो हम लोग के पास सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम है। उसके बाद लास्ट में चले जाएंगे तो आपको टिन मिलेगा 4th ग्रुप के एलिमेंट्स में, और टिन जो है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, जैसे आप यहां पे देखिए, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन, अगर हम लोग इन सबको ले लें तो हमारे पास ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे आप आएंगे आपको दिखेगा कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये जो है ये इंसुलेटर से कंडक्टर की ओर आता है। सो इसके बीच में अगर हम लोग इन दोनों को यूज करें तो ये दोनों मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल, मोस्टली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसके पीछे भी काफी सारे रीजन हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में, वो सारे रीजन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग एक, मान लीजिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सिलिकॉन को यूज करके एक सॉलिड क्रिस्टल बनाना चाहें, तो एक्चुअली में वो कैसा होगा वो हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर की भी बात करते हैं। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 14। अगर हम लोग सिलिकॉन के एटॉमिक नंबर 14 को कंसीडर करें तो इसके एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। वो होगा 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p2। सो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरीके का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेंगे कि ये लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल है, s और p सब शेल्स, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो देख सकते हैं आप, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ही ये 4th ग्रुप का एलिमेंट भी होता है। सो अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम लोग अगर एक चीज याद करें जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो ये कि अगर हमारे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एग्जिस्ट करता है, तो वो एटम अपनी स्टेबिलिटी या फिर अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो अपने नेबर एटम से 4 और इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा या फिर शेयर करेगा। तो जब वो अपने नेबर एटम से 4 और इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सो दैट इट कैन बी स्टेबल और इट कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये हमेशा होता है। कोई भी एटम जो है वो अनस्टेबल होता है जब तक वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना रहे। 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो एलिमेंट एक्चुअली स्टेबल होता है। तो डेफिनेटली यहां पे भी आप देख सकते हैं कि इसके किसी भी सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत और है ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, ताकि ये स्टेबल हो सके। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और कहां से लेगा? ये जो एटम है ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने नेबर एटम से, अपने पास जो भी एटम रहेगा उससे लेगा।
तो पास एटम मतलब इसका मतलब ये है कि हमको इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा एटम्स के बीच में, तभी इसके नेबर में कोई एटम आ सकता है। अगर वो एटम आइसोलेटेड है तो डेफिनेटली वो अपने नेबर एटम से कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिलिकॉन को यूज करके एक सॉलिड सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर या फिर सॉलिड क्रिस्टल डिजाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी सारे सिलिकॉन एटम्स को एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा, और सिलिकॉन एटम्स को जब आप एक दूसरे के पास लाएंगे तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर तैयार होगा जो कि सिलिकॉन क्रिस्टल कहलाएगा, और वही सिलिकॉन क्रिस्टल आप सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए अब ये जो एटम्स मैंने यहां पे दिखाया, ये एटम्स ए या फिर बी ना होके ये एटम सारे सिलिकॉन के एटम्स है, और ये जो सॉलिड क्रिस्टल है ये एक सिलिकॉन का सॉलिड क्रिस्टल है। आप देख सक रहे हैं इसमें काफी सारे एटम्स है, और उस एटम्स के बीच में आप देख सक रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल जो अपने नेबर आस पड़ोस है वो सारे एटम्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, या फिर आउटर मोस्ट शेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन जो है आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सक रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसका भी हो सकता है, सपोज दिस इज सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन, ये किसी भी सिलिकॉन एटम का हो सकता है। मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटर में एक सिलिकॉन एटम है जिसका सिर्फ आउटर मोस्ट शेल हम लोगों ने यहां पे डिजाइन किया है, और उसके बाद हमारे पास मान लीजिए एक और सिलिकॉन एटम है, उसका आउटर मोस्ट शेल मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। एक और सिलिकॉन एटम है, उसका आउटर मोस्ट शेल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक और है और यहाँ पे एक और है, कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे काफी सारे इसके नेमिंग हम लोग कर देते हैं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, देन दिस इज सी एंड दिस इज डी एंड दिस इज ई। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में, ये सेंटर वाला ए जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं किसी भी एक पॉइंट पे लोकेट कर देता हूं। एक यहां पे मान लीजिए ये 2, और यहां पे ये 3, और यहां पे एक 4, ये ए के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिसको मैंने रेड मार्क से यहां पे बनाया है। मान लीजिए ये जो डी है इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये सी है इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये बी है इसके पास भी 4 है जिसका एक ही इलेक्ट्रॉन मैं यहां शो कर रहा हूं, और ये ई है इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसके एक इलेक्ट्रॉन्स मैं यहां पे शो कर रहा हूं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास एग्जिस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से 2, ये 3 और ये चौथा, सभी के इस प्रकार से। इसका मतलब ये है कि सेंटर वाला जो एटम है वो एटम अपने नेबर में जो चारों एटम्स है उस एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं रेड मार्क में 4 ये सेंटर वाले के हैं, और ये जो ब्लू मार्क्स है ये 4 उसके आस पड़ोस के हैं, मतलब ए के ई, ए बी के साथ, ए सी के साथ और ए डी के साथ। तो अब आप सेंटर वाले एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप काउंट करते हैं तो आप देख सकते हैं दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डेट में सेंटर वाला एटम जो है वो अपने 4 नेबर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है, और उन चारों एटम के साथ वो एक बॉन्ड तैयार किया है, और वो बॉन्ड जो है एक्चुअली में यहां पे कोवालेंट बॉन्ड के नाम से कहलाता है। दिस इज नोन एज कोवालेंट बॉन्ड। So what is covalent bond? Covalent bond is nothing but the bond which come into existence because of sharing of electrons between the neighbor atoms. जब sharing of electrons होता है neighbor atom के साथ, तो जो bond तैयार होता है वो bond जो है वो covalent bond के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये जो center atom है, इस center atom के पास 8 electrons तो आ गए, लेकिन सिमिलरली ये जो C है, मान लीजिए हम लोग C को भी लेते हैं, तो C भी अपने इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक 4 एटम के पास साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस तरीके का कंटिन्यूअस आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। बॉन्ड, एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसको यूज करके आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर कब तैयार होता है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर उस समय तैयार होता है, अगर हम लोग एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बात करें तो सॉलिड स्ट्रक्चर उस समय तैयार होता है जब काफी सारे एटम्स जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट हो जाए, मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाए,
और डिस्टेंस जीरो होने के बाद उन एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड तैयार होता है और वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। सो हम लोगों ने अभी एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के थ्रू हम लोग एक ग्राफिकल प्लॉट करते हैं और उस प्लॉट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली एनर्जी बैंड जो है वो बनता कैसे। फिर से तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक आइसोलेटेड एटम है और उस आइसोलेटेड एटम को सपोज मैं सिलिकॉन फिर से लेता हूं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ मेरे पास इस तरीके से था, 1s2 देन 2s2 देन 2p6 देन 3s2 देन 3p2, ये कुछ था। और ये जो है ये दोनों जो है उसके आउटर मोस्ट शेल है और इसकी एनर्जी जो है वो सबसे हाई है। मतलब हम लोग लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो लो है और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है वो हाई है। सो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी। सो जिस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हूँ उस प्रकार से शेल्स हैं और उस शेल्स की एनर्जी लो और हाई। सो मतलब अगर हम लोग इस तरीके से कुछ बढ़े तो एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक प्लॉट किया हूँ, ग्राफ है एक्चुअली, इसको समझना है। और इस प्लॉट में मैंने आपको ये जो y एक्सिस है उसको एनर्जी से शो किया है और x एक्सिस को जो है वो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से शो किया है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मींस दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास मान लीजिए एक आइसोलेटेड एटम है कुछ इस प्रकार से जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, और इस आइसोलेटेड एटम्स में आप जानते हैं कि काफी सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और वो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसकी एनर्जी जो है वो स्पेसिफाइड होती है, वो फिक्स होती है। सो किसी भी एनर्जी की एनर्जी लेवल्स नहीं बनाया जाता, एक फिक्स्ड एनर्जी की ही एनर्जी लेवल बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये एनर्जी लेवल के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, एनर्जी गैप है। सो ये जो एनर्जी गैप है इसके बीच में काफी सारे और भी एनर्जी लेवल्स है, लेकिन वो एनर्जी लेवल्स अलाउड नहीं है क्योंकि उसकी एनर्जी जो है उतनी नहीं आ रही है जितना हमको फिक्स्ड एनर्जी की जरूरत है, या फिर जो उस इक्वेशन से आया था, स्क्रोडिंगर इक्वेशन से। सो हमारे पास एक एटम है सिमिलरली उसी प्रकार से, और ये देखिए ये जो है उसके सबसेल्स हैं। तो इसी को हम लोग अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, हमको यहाँ पे दिख रहा है एनर्जी जो है वो लो से हाई की ओर जा रही है। तो हम अगर एक आइसोलेटेड एटम्स के इस एनर्जी को ड्रॉ करें तो हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को अभी मत ध्यान दीजिए क्योंकि हमारे पास आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड एटम में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस या फिर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि एक ही एटम है। सो मैं अगर उसकी एनर्जी को शो करूं तो उसकी एनर्जी देखिए हमारे पास यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे खींचता हूं और इस लाइन की एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो कि इतने लेवल पे आ रही है, और दूसरा लाइन में यहाँ पे खींचता हूँ, इस लाइन की एनर्जी जो है वो प्रीवियस लाइन के एनर्जी से ज्यादा है क्योंकि ये ऊपर की ओर एनर्जी जो है इसकी बढ़ रही है। अगर मैं इस तरीके से खींचूं तो और इसको नाम दूं मान लीजिए 1s2 देन इसको नाम दूं 2s2, तो सेम उसी तरीके से मैं ये चीज भी ड्रॉ कर रहा हूँ। और थर्ड में एक और लाइन खींचूं और यहाँ पे एक और लाइन, तो ये हो जाएगा 2p6 देन ये हो जाएगा 3s2 देन ये हो जाएगा 3p2। सो ये जो है ये लाइंस क्या बता रहा है, ये लाइंस ये बता रहा है कि हमारे पास काफी सारे एनर्जी लेवल्स है और उस एनर्जी लेवल्स के बीच में एक डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस में कोई भी अलाउेबल एनर्जी लेवल नहीं है। मतलब ये सारा जो है वो डिस्क्रीट है और डिस्क्रीट मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग पास कितने स्टेट्स हैं, कितने एनर्जी स्टेट्स हैं जो कि फील्ड है और कितने एनर्जी स्टेट्स जो है वो अनफील्ड है। तो हमको ये केमिस्ट्री में हमको ये पता है कि S जो सबशेल है उसमें दो एनर्जी स्टेट्स होते हैं। सो इट हैज टू एनर्जी स्टेट्स और ये दोनों जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 स्टेट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंप्लीटली फील्ड है। यहाँ पे भी हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे भी 2 स्टेट्स है, एनर्जी स्टेट्स है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों फील्ड है। पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यहाँ पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास P में जो है वो होते हैं 6 स्टेट्स होते हैं, और ये जो है आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कि इसके पास 6 है, मतलब ये 6 स्टेट से 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल कर दिए हैं। इसके पास कितने हैं, इसके पास हमारे पास फिर से 2 स्टेट्स है और ये दोनों स्टेट्स जो है ये फील्ड है क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके पास आखिरी में हमारे पास आए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 6 स्टेट्स है क्योंकि ये P सबशेल है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके 2 ही स्टेट्स फील्ड है,
और 4 स्टेट जो है अनफिल्ड है। मतलब सबसे नोटेबल पॉइंट यहां पे ये है कि यहां पे हमारे पास बाकी सारे तो फील्ड है, ये जो सबसे आउटर मोस्ट स्टेट्स है इसके बारे में अगर हम लोग कहानी जाने तो यहां पे हमारे पास 6 स्टेट्स है, जिस 6 स्टेट्स में टू स्टेट्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। मतलब यहां पे 4 स्टेट्स जो है दिस आर एम्प्टी, ये जो है ये एम्प्टी है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक आइसोलेटेड एटम मैंने यहां पे बनाया है, ये आइसोलेटेड एटम के 4 एम्प्टी स्टेट्स है और इस 4 एम्प्टी स्टेट्स में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इसी वजह से जब इस आइसोलेटेड एटम में हम लोग इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो ये अपने नेबर एटम से वो जो 4 एम्प्टी स्टेट्स है उसको फिल करने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेबर एटम से ले लेता है। तो एक आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल्स को अगर आप ड्रॉ करें तो एनर्जी लेवल्स तो देख सकते हैं कि बिल्कुल डिस्क्रीट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। और ये हमारे पास वो आइसोलेटेड एटम है और ये वही एनर्जी स्टेट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि ये हमारे पास S, ये P, ये D, ये F इस तरीके से चलता है। अगर इसी आइसोलेटेड एटम को अगर हम लोग एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करवा दे और इस तरीके से काफी n नंबर ऑफ एटम के साथ अगर इसको इंटरेक्ट करा दे, n नंबर मतलब n इज एनी इंटीजर 32, 42, 52, 62, 100, किसी भी n नंबर। तो मैं एक और डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और उस सॉलिड स्ट्रक्चर में हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स है, n नंबर ऑफ एटम्स है। यहां पे कितने एटम है? यहां पे एक एटम है। यहां पे कितने हैं? यहां पे n नंबर ऑफ एटम्स है। और उस n एटम जो है वो एक दूसरे से हम लोगों ने उसका इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया है और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करने से वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहा है। हम लोग उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे A है और कुछ इस तरीके से ये B है, देन ये हमारे पास C है, देन इस प्रकार से D, एंड जो पहले डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम से समझे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। हमारे पास इस तरीके से है। तो अब एक देखिए कि ये जो A जो कि पहले एक आइसोलेटेड एटम था, अब उस एटम के चारों साइड एक एक एटम और आ गए हैं और उस एटम के साथ ये जो है ये अपने जो 4 स्टेट्स इसके एम्प्टी बच गए थे उस एम्प्टी स्टेट्स को फुलफिल करने के लिए ये इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बिल्कुल वो एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिया। ये जो है एक बॉन्ड तैयार हो गया और वो कोवैलेंट बॉन्ड है जो हम लोग देख चुके हैं। अब आप देखिए कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस आउटर मोस्ट शेल को हम लोगों ने कुछ यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसमें कोई भी और एनर्जी नहीं है, इसकी एनर्जी बिल्कुल स्पेसिफाइड है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर उसी एटम के आउटर मोस्ट शेल की बात करें जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस एटम के आउटर मोस्ट शेल की अगर हम लोग देखें तो अब जो है इसका एनर्जी इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, मैं एक और बना के आपको दिखाता हूं, ये जो है इस इलेक्ट्रॉन का जो कि इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था और इसकी एनर्जी बिल्कुल स्पेसिफाइड थी। अब देखिए यहां पे रेड मार्क करके मैं आपको दिखाता हूं, ये मान लीजिए वही इलेक्ट्रॉन है और अब आप देखिए जब ये रोटेट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस सी का इंफ्लुएंस भी आएगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इस सी का इंफ्लुएंस भी आएगा। तो सी के इंफ्लुएंस आने से क्या होता है? सी के इंफ्लुएंस में आने से क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे सी है और ये जो इलेक्ट्रॉन ये सी के इंफ्लुएंस में आया तो डेफिनेटली इसके पास भी एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का चार्ज जो है पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अट्रैक्शन फोर्स में भी आ जाएगा। पहले तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उस पे एक ही न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं फोर्स जो लगेगा वो डेट इज के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारे पास मतलब ये जो फोर्स है इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R, इसी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट में रोटेट करता है और वहां पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी आता है। ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन में इस C का इंफ्लुएंस आ चुका है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है अब इस A से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है अब C के न्यूक्लियर फोर्स से भी कंट्रोल हो रहा है।
इसी प्रकार अभी ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और आगे आएगा तो इस पे एक और फोर्स लगेगा, जो कि मैं यहाँ पे रेड डायग्राम से बना रहा हूं। ई के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी लगेगा। जैसे ही ये इस तरफ बढ़ा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, इसमें ई का भी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स लग गया। तो अब आप देखिए कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो इसको रिड्यूस करने से हमको ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की जो थी, ये एनर्जी बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब एक आइसोलेटेड नहीं है। अब यही डायग्राम जो है आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने क्या किया, अब हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी एप्लीकेबल है। ये जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है और ये भी हम अब एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारे पास एनर्जी। मैं इनर शेल्स की बात कर नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरे पास सारे इनर शेल्स है, जो कि आप ये चार, 1 2 3 4, जो कि किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि दिस आर द इनर शेल्स। ये जो है ये इनर शेल्स है, और ये इनर शेल्स जो है दिस इज अनअफेक्टेड बाय क्रिस्टल या फिर सॉलिड फॉर्मेशन में, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता। ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में अनअफेक्टेड है। अब कौन कौन से बच गए, हमारे पास 2 आउटर शेल बच गए, एक है एस है और एक पी है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक हमारे पास एस है और एक हमारे पास पी है। और जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूं, मेरा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यहाँ पे कम है। अगर 2 एटम्स हैं और उन दोनों के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा है, तो डेफिनेटली दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये ए है और ये बी है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली उन दोनों का जो एनर्जी का जो शेल्स है वो दोनों उसी तरीके से रहेगा जैसे एक आइसोलेटेड एटम का था। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, n नंबर ऑफ एटम्स है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटर शेल को बनाया है, मतलब ये वाला S और ये वाला P। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली कितने स्टेट्स आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे 2 स्टेट्स है, तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे अगर ये 3s है, तो यहाँ पे हमारे पास 2n स्टेट्स आएंगे अगर ये s शेल का है। यहाँ पे हमारे पास 2n स्टेट्स आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास कितने आएंगे अगर ये p शेल का है। अगर ये p शेल का है तो इस p शेल में हमारे पास 6n स्टेट्स आएंगे। तो एक एटम के लिए 6 स्टेट्स और n एटम के लिए 6n स्टेट्स। यहां पे भी एक एटम के लिए 2 स्टेट्स और n एटम के लिए 2n स्टेट्स। यहां पे ये जो 2n स्टेट्स है, आप देख सकते हैं कि ये 2n स्टेट्स 2n इलेक्ट्रॉन से फील्ड रहेंगे। तो हम यहां पे आगे लिख देते हैं कि ये जो 2n स्टेट्स है ये 2n इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। 2n इलेक्ट्रॉन से फील्ड है, इट इज फील्ड। और ये जो 6n स्टेट्स है, ये ऊपर आप वहां पे देखिए 6n स्टेट्स के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि ये 2n इलेक्ट्रॉन्स से फील्ड रहेंगे। और इसके कितने स्टेट्स फील्ड हो गए, इसके 2n स्टेट्स, 2n इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2n स्टेट्स जो है वो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 2n स्टेट्स जो है वो फील्ड हो गए। और इसके पास कितने स्टेट्स एम्प्टी हैं, इसके पास 4n स्टेट्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और वो जो है वो एम्प्टी है। तो यहां पे देखिए 2 4 ये 5 6, एक p के साथ पास 6 शेल्स होते हैं, 6 स्टेट्स होते हैं सॉरी, और 6 स्टेट्स में से 2 स्टेट्स जो है वो फील्ड है और 4 स्टेट्स जो है वो एम्प्टी है। क्योंकि इसके पास n एटम्स है, क्योंकि हम लोग एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने n एटम को यूज करके, तो 4n स्टेट्स जो है वो एम्प्टी हो गए और 2n स्टेट्स जो है वो फील्ड हो गए। कंप्लीट चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो ये जो है ये इस तरफ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा है।
अब मैं जैसे जैसे इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को कम करूंगा तो आप यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस रिड्यूस करने से ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है उस पे दूसरे एटम्स के जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन फोर्स लगने से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स नहीं रह पाती। अब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है स्प्लिट होने लगती है, बंटने लगती है। जब वो बंटने लगती है या फिर स्प्लिट होने लगती है तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आउटर मोस्ट शेल कुछ इस तरीके से है, और इस आउटर मोस्ट शेल की एनर्जी जो है वो अगर डिवाइड होने लगे तो इस पर्टिकुलर, मान लीजिए ये ए एटम का है, एक आइसोलेटेड एटम जो कि ए एटम है, यहां पे एक आइसोलेटेड एटम। अब जब इस एटम का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बी से अफेक्टेड होगा तो ये एक स्प्लिट हो गया, एनर्जी का स्प्लिटिंग हो गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अब उस जगह पे नहीं रह पाएगा जहां पे वो था, क्योंकि उस पे दूसरे का फोर्स लग गया है। अगर वो इलेक्ट्रॉन उस जगह पे नहीं रह पाएगा जहां पे वो था तो कहीं और जाएगा। क्यों गया? क्योंकि उस पे बी का फोर्स लग गया, उसी प्रकार उस पे सी का फोर्स लग जाएगा, उसी प्रकार उस पे डी का फोर्स लग जाएगा, उसी प्रकार उस पे ई का फोर्स लग जाएगा, जो कि आप देख सक रहे हैं बी सी डी ई। तो अगर इस प्रकार से चारों का फोर्स लग जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से वो स्प्लिट हो जाएगा। मतलब एक जो एनर्जी लेवल है वो चार एनर्जी लेवल पे स्प्लिटिंग हो गया। तो एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स आपको मिला, और उस रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स जो है वो कब मिला? जब आप उसके बीच में इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस किए। जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा था तो उस समय आपके पास एक एनर्जी स्पेसिफाइड था उस इलेक्ट्रॉन का, और वो किसी और के अट्रैक्शन फोर्स में नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी एनर्जी फिक्स थी और उसकी एनर्जी स्पेसिफाइड एनर्जी थी। अब वो क्योंकि इन चारों एटम्स के न्यूक्लियस फोर्स के अट्रैक्शन पावर में आ गया है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स ना होकर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई या फिर स्प्लिट हो गई, और हमारे पास रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स दिखने लगा जो कि बी सी डी ई के इफेक्ट से। तो ये तो एक एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल से हमको ये पता चला कि अगर आप इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल अब एक एनर्जी लेवल नहीं होके वो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स बन जाएगा, और उसी रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स को ही हम लोग एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो एक्चुअली में एनर्जी बैंड क्या हुआ? एनर्जी बैंड वो चीज हुआ when we are decreasing the interatomic distance between the atoms, the energy level, जो energy level will become an energy band. एनर्जी लेवल जो है वो अब एक एनर्जी लेवल नहीं होके वो एक एनर्जी बैंड बन जाएगा। और अगर एनर्जी बैंड को अगर आप समझे तो मैंने यहां पे क्या बनाया था? एनर्जी बैंड मतलब उसमें काफी सारे एनर्जी लेवल्स इस प्रकार से। तो व्हाट इज एन एनर्जी बैंड? एनर्जी बैंड इज नथिंग बट डिस्क्रीट बट क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। ये डिस्क्रीट होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है, बट इनका जो स्पेसिंग आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का स्पेसिंग ज्यादा है, और इनका जो स्पेसिंग है ये बहुत पास पास में है, तो ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मतलब एक दूसरे से अलग अलग, बट स्पेसिंग जो है वो बहुत पास पास है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर नोन एज एनर्जी बैंड। सो एनर्जी बैंड कब फॉर्मेशन होता है? फिर से एनर्जी बैंड उस समय फॉर्मेशन होता है जब एक आइसोलेटेड एटम को दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट कर देंगे और उनके बीच का इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को आप रिड्यूस कर देंगे, तो उस पे जो एनर्जी, जिस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस फोर्स की वजह से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है या फिर स्प्लिट हो जाती है। उस स्प्लिट होने की वजह से आपको एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलता है। सो यही डायग्राम को आप जब किसी बुक में देखेंगे, मिलमैन हल्कियास या फिर किसी भी अच्छे टेक्स्ट बुक में, तो आपको यही चीज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप देखे भी होंगे कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये देखिए ध्यान से। सो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये जो है ये काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें भी काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स जो है एग्जिस्ट करते हैं।
सो ये देखिए ये स्प्लिट हो गया, ये भी क्या हुआ, ये भी स्प्लिट हो गया, क्योंकि ये दोनों आउटर मोस्ट शेल थे किसके, एक आइसोलेटेड एटम के, एन नंबर ऑफ एटम्स के इंटरेक्शन में आया तो इसकी एनर्जी जो है ये स्प्लिटिंग हो गई, और स्प्लिटिंग होने के बाद आपको काफी सारे अलाउेबल एनर्जी लेवल्स मिले, और इस अलाउेबल एनर्जी लेवल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं। सो इनर शेल्स जो है वो अनअफेक्टेड है, आउटर शेल जो है वो स्प्लिट हो गए। कब हुए, जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस किया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो आपको एक बैंड यहां से देखिए, इसकी एनर्जी को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ये जो है आप देख सकते हैं ये एनर्जी, और आप देखिए ये जो है ये एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, यहाँ पे जितने भी एनर्जी लेवल्स स्प्लिटिंग की वजह से तैयार हुए हैं उसकी एनर्जी है। अब आप नीचे वाले को देखिए कि ये मान लीजिए इस पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी है, सबसे नीचे यहां तक है। सो ये जो है ये देखिए एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल आपको यहां पे दिख रहा है, हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर को पकड़ ले तो एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल आपको यहां पे दिख रहा है। सो ये जो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल आपको यहां पे दिख रहा है, एक्चुअली ये कोई एनर्जी लेवल नहीं रह गया, अब ये एक बैंड बन गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ये जो है ये कंडक्शन बैंड बन गया है, और ये जो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स आपको यहां पे दिख रहा है ये आपके पास वैलेंस बैंड बन गया है। आपने ये नाम सुना होगा, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो यहां से यहां तक जो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स आपको दिख रहा है ये वैलेंस बैंड बन गया, और यहां से यहां तक जो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स आपको दिख रहा है वो कंडक्शन बैंड बन गया है। और इनके बीच में जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये वाला एरिया आप देख सक रहे हैं, यहां पे मैंने कोई भी एनर्जी लेवल ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से इसमें यहां पे कोई भी एनर्जी लेवल्स नहीं होता, एक ये एनर्जी लेवल है और दूसरा ये है, उसी प्रकार ये जो एनर्जी गैप है इसकी स्प्लिटिंग होने के बाद इस एरिया में, ये वाले एरिया में यहां पे कोई भी अलाउेबल एनर्जी लेवल्स नहीं होता, और अलाउेबल एनर्जी लेवल्स नहीं होने की वजह से यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं कर पाता, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी इस एरिया में नहीं रह पाता। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो ये यहीं पे आएगा, बीच में कहीं नहीं आएगा। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पे रिसाइड कर रहा है, और उसको आप इतनी एनर्जी देंगे कि वो इस पर्टिकुलर जिसमें अलाउेबल एनर्जी लेवल नहीं है उस एरिया में वो नहीं जा पाएगा, वो सीधे यहां पे आएगा। मतलब ये जो एरिया है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता, इस एरिया को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन मीन्स दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये एरिया कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब यहां से यहां तक आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो एरिया है जिसमें मैंने कोई भी बैंड तैयार नहीं किया है, ये एरिया जो है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप का है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है इस एरिया में नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी एनर्जी लेवल भी इस एरिया में नहीं होता, क्योंकि जितना आपके पास नेबर एटम का न्यूक्लियस का फोर्स लगा है उतना ही स्प्लिटिंग होगा। तो स्प्लिटिंग भी रैंडम नहीं होता, स्प्लिटिंग जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, और वो जो फोर्स है वो स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि वो फोर्स की पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर एनर्जी लेवल नहीं होता, तो ये जो एरिया है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। तो आप अगर एक सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें, मतलब सिलिकॉन का एक सॉलिड स्ट्रक्चर, तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने इंटरएटॉमिक डिस्टेंस क्या लिया है, और एक सिलिकॉन क्रिस्टल का क्या होता है। मान लीजिए हम लोग इस डिस्टेंस को 1 एंगस्ट्रॉम ले लें, और इस डिस्टेंस को मान लीजिए 10 एंगस्ट्रॉम ले लें, और आगे बढ़ने के बाद इस डिस्टेंस को मान लीजिए 100 एंगस्ट्रॉम ले लें। तो एक सिलिकॉन का सॉलिड स्ट्रक्चर, सिलिकॉन का एक सॉलिड स्ट्रक्चर, उसमें जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होता है उसका रेंज होता है, वो होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 7 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। दिस इज द रेंज। मतलब एक सिलिकॉन क्रिस्टल में
जो एटम्स होते हैं उस एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 7 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो हम लोग एक स्पेसिफाइड वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो 5 एंगस्ट्रॉम है, इन दोनों के बीच की वैल्यू मैं ले रहा हूं। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो 5 एंगस्ट्रॉम है, तो 5 एंगस्ट्रॉम कहां पे रिसाइड करेगा? 5 एंगस्ट्रॉम, ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 एंगस्ट्रॉम लगभग कहीं यहां पे, दिस इज द वैल्यू वेयर वी आर टेकिंग, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5 एंगस्ट्रॉम। और 5 एंगस्ट्रॉम में मैं अगर एक कंटिन्यूअस लाइन खींचूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो है, हाँ ये आप ध्यान से देखिए कि ये जो है ये लाइन ये शो कर रहा है कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर सिलिकॉन का है, तो उसमें जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए इस लाइन को आप पकड़िए, इस लाइन में देखिए ऊपर वाला एरिया जो है वो एक प्रकार के काफी सारे एनर्जी लेवल से बना हुआ है, नीचे वाला एरिया कुछ एनर्जी लेवल से बना हुआ, और इन दोनों के बीच में एक गैप है, और उस गैप ये जो है वो उसका गैप है, और इस गैप को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम दोनों में होता है। तो सिलिकॉन में ये जो गैप है ये लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है ये जो गैप है, और ये जो है ये 300 डिग्री केल्विन में मैं आपको बताया। सो 0 केल्विन में आप अगर इसको देखेंगे तो ये 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.782 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रेस्पेक्टिवली होता है, ये आपको याद भी होगा शायद। सो ये जो है एनर्जी गैप हो गया। इसी डायग्राम को ही आप हमेशा किसी बुक पे बना हुआ देखते हैं, तो अगर हम लोग इस तरीके से डिफरेंशिएट करें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग ऊपर वाले ये जो लाइन है इसको हम लोग एनर्जी के रूप में शो करें, और हम लोग एक पर्टिकुलर बैंड बना दे इस तरीके से, और नीचे एक बैंड बना दे कुछ इस तरीके से, और ये जो है ये इस ग्राफ को अगर हम लोग इस तरीके से शो करें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो बैंड है जिसको हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस में शो, वाई एक्सिस में शो किए, ये एनर्जी का है, और ये जो है ये मान लीजिए डिस्टेंस का है। सो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिलिकॉन क्रिस्टल में हम लोग को जो वो डायग्राम जो कि आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं दिख रहा होगा, उसको हम लोग एग्जैक्ट देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है इसको मैं नाम दे देता हूं, दिस इज कंडक्शन बैंड, और ये जो एरिया है ये एक एनर्जी स्पेसिफाइड है जो कि मैंने वहां पे भी लिखा है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में हम लोग ले लेते हैं दिस इज द एरिया where we are calling it as forbidden energy gap। सो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये यहां से यहां तक है, और इसको आप एनर्जी से स्पेसिफाइड करें तो ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे आपके पास काफी सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और इसी एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है। सो ये जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हम लोगों ने तो बना दिया, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ पे नहीं जाने। आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे हमारे पास 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे हमारे पास 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, और 4n स्टेट्स जो है यहाँ पे एम्प्टी थे। यहाँ पे अगर हम लोग टोटल देखें तो 4n स्टेट जो है वो फील्ड है, और 4n स्टेट जो है वो एम्प्टी है। यहाँ पे देखिए कितने स्टेट्स है, 6 + 2, 6 and 7 8, मतलब टोटल 8 स्टेट्स है, जिसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2n इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2n इलेक्ट्रॉन्स + 2n इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 4n इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है। इसका मतलब ये है कि 8 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स जो है वो फील्ड है, और 4 स्टेट्स जो है वो एम्प्टी है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो आपका वैलेंस बैंड तैयार हुआ है, इस वैलेंस बैंड में वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर n है तो यहां पे n एटम्स है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 4n इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4n स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन्स है,
वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे स्टेट्स जो है ड्यूरिंग स्प्लिटिंग आपके नीचे वाले वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करेगा, और बाकी जो 4n स्टेट्स जो कि एम्प्टी थे, 4n स्टेट्स, और ये जो सारी स्टेट्स जो है ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी स्टेट जो है वो कंडक्शन बैंड में रिसाइड करेंगे। मतलब एक सिलिकॉन के सॉलिड स्ट्रक्चर की बात करें तो सिलिकॉन के सॉलिड स्ट्रक्चर में आपके पास वैलेंस बैंड में 4n इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, और कंडक्शन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिसाइड करते हैं, क्योंकि सारे फील्ड स्टेट जो है वो वैलेंस बैंड के पास चले आए और सारे एम्प्टी स्टेट जो है वो कंडक्शन बैंड में चले आए। इस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कब? जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को रिड्यूस किया गया, और ये जो है ये एक्चुअली हमारे पास एनर्जी बैंड तैयार हो गया। सो मेरा टॉपिक यही था कि एनर्जी बैंड कैसे तैयार होता है और एक एनर्जी बैंड का डेफिनेशन क्या है। तो मैं ये दोनों स्टेटमेंट को आपको बताता हूं। एक एनर्जी बैंड उस समय तैयार होता है whenever we are decreasing the interatomic distance between the atoms to form a solid, तब एनर्जी बैंड तैयार होता है। अगर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस ज्यादा है तो वो एनर्जी बैंड नहीं, वो एनर्जी लेवल कहलाता है। और एनर्जी बैंड का डेफिनेशन क्या है? दिस इज क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर नोन एज एनर्जी बैंड। सो ए बंच ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड आपके पास कार्ड्स है, अगर उसके बंच जो है उसको आप देखेंगे तो वो अलग अलग होते हैं, मतलब डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहुत पास पास एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से एक बैंड है जो कि सारे जो लेवल्स है वो डिस्क्रीट है लेकिन बहुत पास पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक एनर्जी बैंड तैयार कैसे हुआ। सो यही जो ये मेरा टॉपिक था, द एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। सो इसी एनर्जी बैंड को अगर हम लोग एक सेमीकंडक्टर में देख चुके हैं, तो हम लोग इसी एनर्जी बैंड को सिमिलरली एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर के लिए ड्रॉ करें तो हमारे पास एक इंसुलेटर और कंडक्टर का कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा कि ये जो है ये एनर्जी है, और अगर मैं कंडक्टर के लिए बात करूं, यहां पे मैंने सेमीकंडक्टर के लिए बनाया है। कंडक्टर में हमारे पास मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है कुछ इस तरीके से, और ये मान लीजिए हमारे पास वैलेंस बैंड है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सक रहे हैं कि ब्लू लाइंस जो है वो रेड लाइन को ओवरलैप कर रहा है। मतलब एक कंडक्टर में ये जो ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है, ये देखिए ये वैलेंस बैंड है एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। सो मैं अगर किसी एक बैंड को इस तरीके से शेड करूं और सिमिलरली दूसरे बैंड को भी इस तरीके से शेड करूं, तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा ऐसा स्पेस है जब दोनों शेडेड एरिया जो है वो ओवरलैप है। इसका मतलब ये है कि एक कंडक्टर में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली लिखा है, तो कंडक्टर में यही एनर्जी गैप जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो मतलब ये है कि कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो एक दूसरे से ओवरलैप होता है। सिमिलर डायग्राम अगर मैं एक इंसुलेटर में ड्रॉ करूं, तो इंसुलेटर का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही दूर रहेगा। तो अगर हम लोग एक इंसुलेटर के लिए सिमिलरली एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें, तो ये जो है आप देख सक रहे हैं, यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से वैलेंस बैंड बना दूं और ये जो है ये कंडक्शन बैंड है, तो ये जो है इन दोनों का इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, और ये इंटरएटॉमिक डिस्टेंस जो है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसके केस में? मैं इंसुलेटर के केस में बात कर रहा हूँ। सो इंसुलेटर में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है दिस इज वेरी हाई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये क्या चीज़ है? दिस इज द वैलेंस बैंड। अब हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। दिस इज द कंडक्शन बैंड।
सो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो आप याद कर लीजिए कि एक इंसुलेटर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप है, एक कंडक्टर में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप है, और एक सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप है। मतलब इस एनर्जी बैंड डायग्राम से भी आप इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।